अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, अभी आपने ये कॉफ़ी का सिप लिया तो थोड़ा तवक्कुफ किया होगा। हाँ, आराम से रिलैक्स होने के लिए हाँ, आपने हाँ, थोड़ा वक्फा लिया, एनर्जी देने के लिए। सही है। तो इसी तरह जब मुज़ाकराती अमल होता है तो उसको एनर्जी देने के लिए, यानी जंगबंदी से पहले जुबानबंदी की ज़रूरत होती है ना। हाँ। दोनों फ़िरक़ैन बयानात से गुरेज करते हैं, गुरेज करते हैं। हाँ, एहतराज़ करते हैं, गुरेज करते हैं, परहेज़ करते हैं। तो जो पाकिस्तान में मुज़ाकराती अमल चल रहा है उस पर भी मुझे वो मौलाना फजलुर रहमान का 2014 का बयान याद आया कि अगर जंगबंदी आपने करनी है तो उससे पहले ज़ुबानबंदी की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा हमें होता दिखाई नहीं दे रहा। इमरान खान साहब की जो 8 जनवरी की गुफ्तगू थी जो ट्वीट की गई, उसमें हमने देखा कि इतना लीथल तरीके से किसी को टारगेट नहीं किया गया था, बस जिक्र किया गया था अमरीत के 10 साला प्लान का, और इसके अलावा उन्होंने जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया था कि अगर आपने ना बनाया तो हम मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अब जो ताज़ा ट्वीट आई है वो ट्वीट आई सीधी है सीधी या वो मीडिया से गुफ्तगू को ट्वीट में लिख देते हैं। अच्छा, हाँ, वो जाहिर है उधर से उस तरह से रिपोर्ट नहीं हो पाती तो उनका ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल किया जाता है उस सारी गुफ्तगू को पब्लिक करने के लिए। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले तो ये बात की कि ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया है, यानी उन्होंने इसको तो एक तरह से फारिग कर दिया मुज़ाकरात को। फिर उन्होंने ये कहा कि एक कमीशन ही 26 नवंबर और 9 मई के शुहदा को इंसाफ दिलवा सकता है, वही वाला मुतालबा। फिर 9 मई को उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक बार फिर करार दिया और उन्होंने कहा कि उस दिन चौकियों से फौज और पुलिस हटाकर खुद ही आग लगाई गई और सीसीटीवी फुटेज भी चुरा ली गई। यानी इस्टेब्लिशमेंट का जो मौक़िफ़ है या ISPR जो ब्रीफ करता रहा वो उससे इनकारी है, उसको तस्लीम नहीं कर रहे। फिर इसके अलावा वो ये कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर आवाज़ उठाने के अलावा हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। पाकिस्तान की हुकूमत इंसानी हुकूक को लेकर बैनुल-अक़वामी कवानीन और मुआहिदों की पाबंद है। मैंने अपने वकला को हिदायत की है कि इन मामलात को आलमी फोरम्स पर उठाया जाए, यानी कि अब फिर फ्रंट फुट पर बैटिंग होगी। इसलिए आपकी जानिब से तरसीलात ज़र का बाइकआउट बहुत अहम है। कल आपने सिविल डिसोबीडियंस की बात की थी, इमरान खान साहब जो हैं एक बार फिर उस पर जोर दे रहे हैं और PTI का ये कहना है कि 3 महीनों में इसके असरात नजर आएंगे। हालांकि रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है रेमिटेंसेस में इस माह। अब वो फिर कह रहे हैं कि तमाम एजेंसीज को एक सियासी जमात को कुचलने पर लगा दिया जाएगा तो फिर दहशतगर्दों से कौन लड़ेगा, ये किस पर अटैक है। फिर वो कह रहे हैं कि ये रिमार्क सुप्रीम कोर्ट के जजेस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंदोखेल भी दे चुके हैं कि खुफिया इदारों को सियासी इंजीनियरिंग पर लगा दिया गया। फिर वो 10 साला अमरीत के मंसूबे की बात करते हैं और फिर वो ये बताते हैं कि 280 केसेस पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर पर नहीं बने, सिर्फ जनरल याहिया ने मुजीबुर रहमान के साथ ऐसा किया था, यानी वही हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का इनडायरेक्ट हवाला। मुझे आपसे ये पूछना है कि मुज़ाकरात के तीसरे दौर से पहले ऐसा ट्वीट, मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा भी या नहीं? नहीं होगा। अच्छा, फिर भी होगा? फिर भी होगा। ओके, देखिए मैंने कल जो बात की थी उसमें मैंने यही कहा था ना, और मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ, टॉक फाइट फाइट जी। ये एक असूल है नेगोशिएशंस का। आपने भी हवाला दिया कि जी मौलाना फजल कहते थे कि मुज़ाकरात से पहले ज़ुबान चुप करनी चाहिए। एक्चुअली ऐसे नहीं होता। मुज़ाकरात से पहले खुल के बात करते हैं। अगर आप चुप हो के मुज़ाकरात में जाएं तो फिर कहीं नहीं मुज़ाकरात जाते। मुज़ाकरात बड़ी टेंशन का एक प्लेटफॉर्म होता है। वहाँ एक सेकंड के लिए एक बंदा पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता। उसके लिए एक पूरा माहौल तैयार करना पड़ता है। अच्छा। और बड़ा अग्रेसिव माहौल तैयार करना पड़ता है। मुज़ाकरात से पहले बहुत सी बातें करनी पड़ती हैं गुस्से में, ताकि वहाँ जाके फिर आप थोड़ी सी अगर कंसेशन दें तो लगे भी कि कंसेशन दिए। अगर आप पहले ही चुप कर जाएँ तो फिर दूसरा बंदा कहता है तो पहले लम्हा पे है। सो एक्चुअली ये सियासी बातें हैं कि जी मुज़ाकरात से पहले कुछ। मौलाना फजल ख़ुद मुज़ाकरात से पहले ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि लगता है कि मौलाना कभी हिलेंगे नहीं, मुज़ाकरात में जाके फिसल जाते हैं। तो यही सबका यही फ़लसफ़ा करते हैं। परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल। धमकी तो देना उनका काम है। अगर धमकी नहीं देंगे तो लेट जाएंगे तो फिर तो कोई बात सुनेगा ही नहीं। तो आप कह रहे हैं कि ये बड़ा सख्त बयान आया, मैं नहीं समझता कोई खास सख्त है ये। अच्छा, आपको नहीं लग रहा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। मुझे तो पहले भी इससे ज़्यादा सख्त बयान आए हैं। तो इतना तो करना पड़ेगा ना कॉन्स्टेंटली। देखिए, अगर आप अटैक नहीं करेंगे तो फिर वो आपकी बात क्यों सुनेंगे? अब वो तो जब तक आप प्रेशर में नहीं लाएंगे किसी को, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। सियासत के अंदर कोई प्यार मोहब्बत नहीं होता, इंटरेस्ट होते हैं। अच्छा। और इंटरेस्ट बार्गेन करने के लिए लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है।
लेकिन इसमें मूव फॉरवर्ड करने के लिए तो जाहिर है जो हुकूमत ये कह रही है कि आप, जैसे राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि 4 दिन आप चुप कर जाएं, ट्विटर पे बयानबाजी ना करें, बाद में कसर आप पूरी कर लेना। इरफान सिद्दीकी साहब भी यही कह रहे हैं कि ट्विटर को कुछ दिन के लिए चुप करवाएं। शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि मुलाकात ना करवाने की वजह में भी ट्वीट्स हो सकते हैं इमरान खान साहब। देखिए ना, खान साहब की जगह पे आप हों तो आप चुप कर जाएं तो ऐसे लगेगा, और फिर भी वो आगे से कुछ ना हो, पता लगे जी वो चुप किए हुए और वो आगे से एक हफ्ता फिर वो ये हो गया वो हो गया, तो चुप नहीं कर सकते। ये है ना कि जी चुप कर जाए और फिर आप बयान में ये दिस इज खान साहब इज राइट। तो फिर मुलाकात भी नहीं होगी। अब ये देखें ना, मुलाकात क्यों नहीं होती, क्यों नहीं कराते मुलाकात? करानी चाहिए ना। यही तो कह रहे हैं कि तो सही कह रहे हैं, तब होगी जब ये चुप करेंगे। नहीं, चुप नहीं कर सकते। आप भी चुप नहीं है, वो भी चुप नहीं है। आप भी लोगों को धर रहे हैं, उनके लोगों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, केसेस उन पे चल रहे हैं, तो आप चुप कैसे हैं? या तो हो ना कि आप भी कोई आपकी अपनी तरफ से कोई नरमी दिखाएं ना, कोई पहला कदम उठाएं। आप तो कोई पहला कदम नहीं उठा रहे। कुछ लोगों को सजा माफी की रियायत मिल रही है, एटीसी से भी कुछ लोग बरी हो रहे हैं। अच्छा। गुडविल जेस्चर्स तो चल रहे हैं। नहीं, अच्छा नहीं, फिर क्या चाहिए? देखिए, आम माफी ये तो आज आप उनको नहीं छोड़ेंगे, कल अदालतें छोड़ देंगी उनको। हाँ। तो ये आपने कोई बहुत बड़ा फेवर नहीं किया इमरान को कि जी आपके कुछ लोग जो हमने छोड़ दिए। अच्छा, आप आगे देखिएगा, अदालतें जो हैं ये टफ लाइन लेंगी। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से प्रेशर आएगा। अब वो प्रेशर को बर्दाश्त करना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है कर लेंगे। ये नहीं कि वो कर नहीं पाएंगे, कर लेंगे। अगर प्रेशर होता है ना, तो खान साहब का पूरी कोशिश है कि इंटरनली एंड एक्सटर्नली प्रेशर लाया जाए। इंटरनली वो फेल हो गए हैं। 26 नवंबर के बाद 2 दफ़ा उन्होंने कोशिश की है, वो फेल हो गए। अब उनका सारा का सारा जो जोर है वो एक्सटर्नल है। एक तरफ वो ये जो सारा बयानिया है, ये एक्चुअली बताया जा रहा है अपने लोगों को कि ये बयानिया लेके आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास पहुँचें। आप ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाएं, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएं, इधर जाएं उधर जाएं, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो हैं डेमोक्रेसी की, उनको आप अप्रोच करें, और ये है मसवदा, इसकी बेसिस के ऊपर आप अपना केस बिल्ड करें। इसीलिए अब पीटीआई जो बाहर बैठी है वो ज़्यादा एक्टिव है, और जो पीटीआई यहाँ है वो बेचारी तो खास एक्टिव नहीं है। अब इफ आई हैव टू बी जेनरस आई कैन से दिस कि पीटीआई, पाकिस्तान की जो पीटीआई है वो बिल्कुल स्पेंट फोर्स है इस वक्त। उसके जान नहीं है, और स्प्लिट फोर्स भी है, और स्प्लिट अंदर कितनी तफरीक सारा वक्त एक दूसरे के गले पड़े हैं। तो मतलब ये है कि, और वो जो अगर कोई थोड़ी बहुत इफेक्टिवनेस है तो वो पीटीआई इंटरनेशनल की है, और वहाँ से प्रेशर बन रहा है, और आएगा, और आया भी है, और भी आएगा। बट मैं अगेन आई विल से दिस, ये गेम प्रेशर की होती है। एक बात वाज़ेह है कि खान साहब को जिस किस्म की रिलीफ वो चाहते हैं वो प्रेशर के ज़रिए नहीं मिलेगी, फिर मगर ओपनिंग जो है उसके लिए क्रिएट करनी पड़ेगी खान साहब को खुद। आप लेट मी एक्सप्लेन इट इन अ डिफरेंट वे। खान साहब कहते हैं कि जी जुडिशल कमीशन दें जी। ये आज नहीं, कल नहीं, परसों दे देंगे जुडिशल कमीशन, मगर जुडिशल कमीशन जो है वो इस किस्म की देंगे जो खान साहब को मंजूर नहीं होगी। फिर नया इशू खड़ा हो जाएगा कि जी आपने ये जुडिशल कमीशन हम नहीं मानते, तो वो जुडिशल कमीशन विल बी डेड ऑन अराइवल। मगर ये उस मतलब लड़ाई झगड़े के बाद जाके जुडिशल कमीशन मिल जाएगी। अच्छा, फिर जाके नया लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, तो टाइम में 6 महीने और निकल जाएंगे। फिर खान साहब धमकी देंगे। अब खान साहब के पास इस वक्त हथियार कौन से हैं? पार्टी तो हथियार नहीं रही, ठीक है, ठीक, ज़्यादातर लोग थक गए, प्रोटेस्ट नहीं कर और लोग जो हैं, जो खान साहब के भी लोग हैं, वो भी अब ये कह रहे हैं कि यार थोड़ी सी स्टेबिलिटी आने दें, हमारी ज़िंदगियां जो हैं आराम हुई हुई हैं, अब महंगाई कम हो रही है, कुछ चलने दें सिलसिला, रोटी पानी की भी बात है। और ठीक है खान साहब जेल में हैं, अच्छा है कि अगर कहीं बनी गाला आ जाए या मामला आगे चलाएँ। अब अच्छा। लोगों को भी मायूसी हो रही है कि बात नहीं बन रही, और दूसरी तरफ जो है वो इतने ऐसे बैठे हुए हैं कि जी नो रिलीफ। तो अब जो हुकूमत है वो भी मजबूर है, उनको कहा गया कि जी आप सियासी तौर पे हैंडल करें। अब सियासी तौर पे इमरान खान को कौन हैंडल कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं समझता कि खान साहब कामयाब होंगे। ये जो स्ट्रेटजी उनकी, अलबत्ता इसमें कामयाबी होगी कि वो प्रेशर थोड़ा बहुत पड़ेगा, उस प्रेशर के बेसिस के ऊपर थोड़ी बहुत सहूलतें भी मिल सकती हैं। मगर क्या खान साहब इस साल इलेक्शन ले लेंगे, अगले साल इलेक्शन ले लेंगे, वापस प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे?
अभी वो सिचुएशन नहीं आई कि ये आवाम उनके लिए उस हद तक जाए कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर लेके और या इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल हो जाएगी, वो अभी नहीं आई पोजीशन। अब खान साहब बेचारे क्या करें, कुछ तो करना है ना। तो और वो कुछ यही है कि अगर वो चुप कर जाते हैं तो लोग कहेंगे एनआरओ हो गया। अच्छा, वो ही कांट अफोर्ड इट, सो ही हैज टू कीप स्पीकिंग आउट। ओके, ही हैज टू कीप स्पीकिंग, बयानिए से पीछे नहीं हट सकते, नहीं हट सकते वो। लेकिन काजी फायज ईसा को तो चले ग्रिल करके वो उनका बयानिया मजबूत होगा, लेकिन जो जजेस ऑन सर्विस हैं, मौजूद हैं, जैसे सामिर फारूक हो गए या जैसे सत्तर मिनल्ला हो गए या जैसे मंदोखेल हो गए, उनको स्पॉटलाइट में लाना और उनका इस तरह से जिक्र करना कंट्रोवर्शियल बनाना नहीं है? नहीं, देखिए दो फर्क चीज़ है। दूसरे जजेस का तो हवाला लिया है, चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ बात की है। अब आपने शायद नोटिस किया या नहीं किया, मैं देख रहा था कि जितना खान साहब किसी एक जज को अटैक करते हैं ना बाय नेम, अब चीफ जस्टिस साहब को किया है, उसका जो नतीजा निकलता है ना कि जिस जज को ये टारगेट करते हैं वो जज थोड़ा सा पीछे हट जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा, दैट आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें तो अब ये है कि जिसको खान साहब टारगेट करते हैं ना जज को, सिटिंग जज को जी, वो बैकफुट पे चला जाता है। दिस इज माय असेसमेंट। अच्छा, वो ये नहीं होता कि वो ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, वो बैकफुट पे चले जाते हैं। क्यों? इसलिए बिकॉज खान साहब का पॉपुलर सपोर्ट बड़ी है ना। हर बंदा डरता है कि मेरी फैमिली के ऊपर, मेरे ऊपर पीटीआई वाले पड़ ना जाए। और पीटीआई वालों ने ये एक थ्रेट परसेप्शन क्रिएट कर दी है कि साढ़े खिलाफ जो बंदा खड़ा होएगा ना, वो उसी होते घर भी पहुँच जावांगे और सड़कों पर भी उन्होंने बुरा करांगे, जिथे गैदरिंग होएगी वहाँ भी बुली करेंगे। दिस इज़ अ न्यू टैक्टिक कि बुली करना इन पब्लिक। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू फेस दिस। सो मेरा ख्याल है दिस इज़ द पीटीआई टैक्टिक। अब उन्होंने जिस जज को पीछे धकेलना हो ना, उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। दैट्स माय असेसमेंट जी। अच्छा, इसमें आपने एनआरओ का तस्करा किया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक ऐसी स्टेटमेंट आना, वो भी हसन मुर्तज़ा साहब की तरफ से, मरकज़ी लीडरशिप नहीं, सीनियर जो मोस्ट रहनुमा उनकी तरफ से नहीं, पंजाब से हसन मुर्तज़ा साहब ये कह रहे हैं कि किसी एनआरओ का हिस्सा है ना हिस्सा कबूल करेंगे। तहरीक इंसाफ के साथ तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन इंतशारी टोले से बात नहीं हो सकती। वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी रेजिस्ट करेगी अगर एनआरओ होता है। तो एनआरओ तो होना ही नहीं है, एनआरओ नहीं होना। ये बातें सिर्फ एनआरओ की, मगर पीपल्स पार्टी तो देखे ना कितना इंटरेस्टिंग चीज़ की है। सीनियर लीडर ने ये बात नहीं की जी, क्योंकि ये तो इस्टेब्लिशमेंट के हक में जा रही है ना बात। इमरान के खिलाफ जा रही है जी, और इस्टेब्लिशमेंट के हक में जा रही है। हाँ। मगर पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप है, वो ओपनली इस्टेब्लिशमेंट के हक में बात नहीं करती। वो एक्चुअली ना इमरान के हक में बात करती है ना इस्टेब्लिशमेंट के हक में बात करती है। वो सिर्फ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात करती है कि अपने डिमांड्स पूरे कराने के लिए। ये एक सेकंड रैंकर से बयान दिलवा दिया इस्टेब्लिशमेंट के हक में और इमरान के ख़िलाफ़। बिकॉज पीपल्स पार्टी ने दोनों लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन खुली रखनी है, इस्टेब्लिशमेंट को भी अपने साथ रखना है और इमरान के ख़िलाफ़ भी नहीं जाना। कल को अगर ज़रूरत पड़े इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान का कोई समझौता हो जाए तो पीपल्स पार्टी बिकम्स क्रिटिकल। पीपल्स पार्टी के बगैर गवर्नमेंट नहीं बनती जी। तो पीपल पार्टी तो जो गवर्नमेंट में बैठा होगा उसके साथ जाएगी, क्योंकि खुद तो कर नहीं कुछ सकती। सो दे हैव टू स्टे क्लोज टू द एस्टेब्लिशमेंट एंड दे विल नॉट गो अगेंस्ट इमरान खान। क्योंकि देखिए इस मुल्क में बहुत कुछ हुआ है। मैं अब स्पेल आउट करूँगा तो मेरा काट देंगे आप लोग प्रोग्राम, इसलिए मैं इशारा ही कर सकता हूँ। मैं यही कहूँगा कि पीपल्स पार्टी ने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं। कल को इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई ऐसे डेवलपमेंट्स होती हैं कल को, हाँ, और इमरान खान साहब की गुड्डी फिर चढ़नी शुरू हो जाती है, हाँ, तो पीपल पार्टी तैयार बैठी। हाँ, दे विल स्टैब नून लीग ठा करके, एक इधर से चाकू आएगा एक इधर से चाकू आएगा, हो गई मुस्लिम लीग, हाँ, और पीपल पार्टी सेट हो जाएगी। हाँ, तो आसिफ जरदारी कह चुके हैं ना, मुआहदे कुरान व हदीस नहीं होते। तो सही कहते हैं, सही हाँ, कहते हैं, सियासत में भी आखिर कोई नहीं, सही कहते हैं, दोस्त दुश्मन नहीं मफादात। हाँ, सही कहते हैं। अच्छा, मीनवाइल कल हमने ये डिस्कस किया कि ऑफर इमरान खान साहब को किसने की हाउस अरेस्ट की। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से चहमगोइयाँ हो रही थी और मैंने आपसे पूछा कि क्या डबल गेम खेली जा रही है नून लीग की तरफ से। तो नून लीग के राना सनाउल्लाह साहब भी अब ये ऑफ़र करते दिखाई दे रहे हैं। वो क्या ऑफ़र कर रहे हैं, सुनते हैं।
ये हुकूमत की तरफ से हम पहला बाज़ाब्ता बयान समझें, इमरान खान मानेंगे अगर ऐसी ऑफर होती? नहीं, देखिए वो कह रहे हैं अभी बात नहीं हुई, कहते हैं हो सकती है। किस लिए हो सकती है? ये नहीं कि एनआरओ के तहत हो सकती है या कोई डील के तहत हो सकती है, ये हो सकता है कि सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी तो डील की बात है ना, तो कोई और तरीका कहने का। और सेहत तो नवाज शरीफ साहब के लिए भी हुई थी, शहबाज शरीफ साहब के लिए भी हुई, सेहत के लिए तो हर चीज़ होती है, मगर जब भी होती है ना, इट्स पार्ट ऑफ सम अंडरस्टैंडिंग। तो ये बेसिकली कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हम तो तैयार बैठे हैं कोई डील करने के लिए, और डील है क्या, वो तो इमरान खान को मंजूर नहीं है। वो कहते हैं 4 साल इंतज़ार करो, ये डील है, ये डील ऑफर हो रही है, 4 साल इंतज़ार करो फिर देखा जाएगा। अच्छा, तो वो कहते हैं आज करो इलेक्शन। तो ये देखिए, ये जो सियासतदान बातें करते हैं ना, ये जिस किस्म के सवाल आते हैं तो इसका क्या जवाब देते हो? नहीं हो सकती। अच्छा। या हाँ कर देंगे हम, तो कहेंगे कैसे कर देंगे, अदालतें बैठी हुई हैं, आप कैसे उठा के इधर उधर फेंक सकते हैं? चैलेंज हो जाता है हर चीज़। तो उन्होंने इसलिए जवाब भी देना था और क्रेडिबल जवाब भी था, तो एक्चुअली कोई ख़ास बात नहीं की राणा साहब ने, ऑनेस्टली। ये हमें जिन्होंने कहते हैं ना, एक गल चलाती फुलझड़ी वही बस। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब अचानक पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पार्टी के इलेक्शंस में कोई जनरल सेक्रेटरी बन सकता है। सलमान अकरम राजा साहब साल पहले पार्टी में वारिद हुए, तो उनके दस्तखत से कोई नोटिफिकेशन दिखा दें, ये एतराज़ बजा नहीं है कि पार्टी इलेक्शन में? टेक्निकली तो बजा है, मगर क्या, पीटीआई इज़ नॉट अ पार्टी, पीटीआई इज़ अ मूवमेंट। इमरान खान जो चाहे कह दे, इसीलिए तो इलेक्शन नहीं कराते थे, इसीलिए वो सारा इलेक्शन कमीशन का फड्डा पड़ा कि आपने इलेक्शन ही नहीं कराया और सारे अहदेदार बना दिए। अब खान साहब जेल में बैठ के एक फलाने को ये बना देते हैं, फलाने को वो बना देते हैं, नोटिफिकेशन भी नहीं है, किसी कानून के तहत नहीं है, बट देयर आर रूल्स। अब राजा साहब को तो अभी 2 साल भी नहीं हुए पीटीआई ज्वाइन किए हुए, तो मतलब है कि उनको सेक्रेटरी जनरल बना दिया। तो आई थिंक ही इज़ अ यूजफुल मैन, मगर बात यह है कि उनकी बात सुनने के लिए कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग तैयार हैं? गंडापुर साहब जो है वो समझते हैं मैं हूँ, बुशरा बीबी समझती हैं वो हैं, आपस में मेरा ख्याल है उठक बैठक भी नहीं है, एंड सो ऑन। तो खान साहब लाइक्स इट लाइक दिस, और अभी उन्होंने डिफेंड भी किया है राजा साहब को कि हाँ ठीक है मैंने लगाया उनको, एंड सो ऑन। मगर मरवत साहब जो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन लेंगे तो सेक्रेटरी जनरल भी तो एक इलेक्टेड ऑफिशियल होता है, तो कौन सी इलेक्शन में राजा साहब इलेक्ट हुए? नहीं, बट सो दैट डजंट मैटर। यहाँ ऐसे ही है, जिसको मर्जी बना दो, जिसको मर्जी उतार दो, खान साहब इज़ ऑल इन ऑल। अच्छा, अलीमा खान साहिबा ये कह रही हैं कि हमें कहा जाता है कि इमरान खान साहब जो मैसेज देते हैं आपको ट्विटर के लिए, उसको थोड़ा टोन डाउन करें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर हमें धमकी दी जाती है कि हम इस तरह से AI जनरेटेड वीडियोस आपकी निकालेंगे और वायरल करेंगे। फिर वो ये भी कहते हैं कि सलमान अकरम राजा साहब के पीछे अपने ही लोग पड़े हैं, सलमान अकरम राजा साहब वही करते हैं जो इमरान खान साहब कहते हैं, इमरान खान साहब खुद बता कर भेजते हैं कि मेरे ट्विटर अकाउंट पर क्या पोस्ट करना है। ये अलीमा खान साहिबा का मौक़िफ़ है, तो इन अ वे तो वो साइड सलमान अकरम राजा साहब की ले रहे हैं और शेर अफजल मरवत साहब को मतून कर रही हैं। तो एक अलीमा खान इन अ वे रिप्रेजेंट करिए इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को, क्योंकि लॉन्ग मार्च की कॉल भी उन्होंने इमरान खान साहब के कहने पर दी थी। तो इस तरह से पार्टी में मज़ीद डिविजन्स होंगी या वो हैं ऑलरेडी, मगर एट द एंड ऑफ द डे दीज आर नॉट डिविजन्स, इनकी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, ना अलीमा खान जो कहती है उसकी कोई अहमियत है, ना मरवत साहब की जो कहते हैं उनकी कोई अहमियत है। अहमियत अगर है तो बुशरा बीबी की है, सीरियसली। लेकिन अभी आप उनकी तरफ से हालिया कोई एक्टिविटी नहीं देख रहे? वो एक्टिविटी कहीं और हो रही है, तो वहीं और हो रही है, और बेहतर वही है कि उसी लेवल पे हो। अच्छा, ये पब्लिक के अंदर सबको मौका मिल रहा है, वो लगे हुए हैं अपनी अपनी बात करते हैं। अभी बैरिस्टर साहब ने, गौर साहब ने कहा कि मैं मिल के आया हूँ, और वो कहते हैं कि जी लिख के दे दें। जी जी, तो अभी तो लिख के भी नहीं दिया। अब वो कह रहे हैं जी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को लेके आए, यही कहा ना। अच्छा, एक तो ये है कि ये जिसका जिक्र आया है, पता नहीं इनको पता है या नहीं पता, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूनाइटेड नेशंस का इदारा नहीं है, ये एक प्राइवेट सेक्टर है। अच्छा, तो इसकी कोई अहमियत नहीं है, इट्स मीनिंगलेस। कोर्ट ऑफ जस्टिस इट्स एन NGO। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस, अच्छा, अब वो कोर्ट ऑफ जस्टिस का तो इस किस्म की चीज़ें वहाँ नहीं जाती ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। वहाँ तो रियासतों के दरमियान कोई इश्यूज़ हों तो, मगर बहुत से NGOs हैं, कुछ UN के हैं, कुछ इंडिपेंडेंट हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल, दीज आर ऑल प्राइवेट, मगर दे उनकी हैसियत है। हम लोगों के साथ जब जुल्म होता है तो हम भाई वही भागते हैं। अच्छा। हम एमनेस्टी के पास, एमनेस्टी क्या करती है? एमनेस्टी एक लेटर कैंपेन शुरू कर देती है, एमनेस्टी एक अब रिप्रेजेंटेशन करती है, कुछ सुनता नहीं।
एमनेस्टी की बात, इंडिया तो निकाल दिया उन्होंने, एमनेस्टी के बंदों को निकाल देते हैं। हम शायद उतना नहीं करते, मगर वो प्रोटेस्ट करते रहते हैं, सिग्नेचर कैंपेन होती रहती है, उनका अपना एक जॉब है। बट बियॉन्ड दैट मोस्ट कंट्रीज इग्नोर इट अनफॉर्चुनेटली। एंड इसी तरीके के साथ यूएन की एजेंसियां उनको भी लोग इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दीज आर टॉकिंग शॉप्स। ये बात करते हैं, हाईलाइट करते हैं, मगर इससे ज़्यादा हुकूमतें जब डटी होती हैं किसी चीज़ पे, स्पेशली इस किस्म की सिचुएशन में, दे डोंट पे अटेंशन टू दैम। अच्छा सेठ साहब, ऐसे देखिए, जब अटेंशन आयशा वहाँ होता है जहाँ आपके पास कोई लेवरेज हो। अगर आप नुकसान पहुँचा सकते हैं इस हुकूमत को, फिर आपकी बात सुनेगी। अगर आप नुकसान नहीं पहुँचा सकते, आप बातें कर सकते हैं, तो ये आपकी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है। इसीलिए अगर खान साहब कामयाब हो जाते, ये दो नुकसान होना था ना, तो बात सुन लेते। अब वो नहीं कामयाब हुए तो बात नहीं सुननी। अब अगर ये रेमिटेंसेस गिरने शुरू हो जाएं तो बात सुन लेंगे, मगर रेमिटेंसेस कहीं नहीं गिरेंगे। अभी आपने भी जिक्र किया इस दिसंबर के अंदर 5.5% तो बढ़ गए रेमिटेंसेस फ्रॉम लास्ट ईयर दिसंबर, और मंथ ऑन मंथ, मतलब पिछले महीने से आज इस महीने 5.6% बढ़े हैं रेमिटेंसेस। अच्छा, तो बात ये है कि अभी कोई उसका रिएक्शन नहीं आ रहा। तो ये ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री कमेटी के कुछ लोग आ जाएंगे यहाँ मॉनिटर करने के लिए। कितने लोग आए थे भुट्टो साहब की ट्रायल को मॉनिटर करने के लिए? Made no difference to Ziaul Haq. Right. It made no difference to the judges जिन्होंने सजा दी। लोग यहाँ आके भुट्टो साहब के ट्रायल के दौरान बैठे रहते थे। एक्स अटॉर्नी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये वो वगैरह, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर सब। बट जब इतने हाई स्टेक्स हों तो ये, अनलेस द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स थ्रेटन्स पाकिस्तान डायरेक्टली, शॉर्ट ऑफ दैट नथिंग। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि उनकी तरफ से मैक्सिमम ये होगा कि स्टेट डिपार्टमेंट से बयान आएगा कि जी हम पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहते, मगर ये है कि ह्यूमन राइट्स के लिए लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ, ये वो इमरान को पूरी राइट्स होनी चाहिए, ये होना चाहिए। वो आएंगे, अभी भी एक आया था। जी जी बिल्कुल, उन्होंने ये कहा और वो इसीलिए आया था क्योंकि वो साहब जो है वो थोड़ा छिक्के चौके मारने शुरू कर दिए। तो क्योंकि ये जब ट्रंप साहब के बंदे हैं, अभी तो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो उन्होंने फौरन अपने आप को दूर कर लिया उससे। ऐसे है ना, अब वी हैव टू वेट एंड सी। और अभी जो खबर मुझे मिली है वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप के भी जो कैंपेन मैनेजर्स हैं या उनके जो एडवाइजर्स हैं, उन्होंने भी सबको कह दिया कि अभी आपकी हेयरिंग्स होनी है, आपकी कन्फर्मेशन होनी है, आप फिर बनेंगे जो भी बनना है, आप मेहरबानी करके ज़्यादा कमेंट्री ना करें। हाँ, मुहताद बयानबाजी का कहा गया, एडवाइजरी जारी की गई है। और मीनवाइल एम्बेसडर की रुखसती, अमरीकी एम्बेसडर की, अमरीकी एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम साहब अच्छे आदमी थे, अच्छे आदमी हैं, कंप्लीटली इनफेक्टिव। उसकी वजह यह है कि उनका एजेंडा ही नहीं था यहाँ इंटरफेयर करना। उनका एजेंडा ये था कि बस लो की और सियासत से दूर रहें। ठीक है। उन्होंने ये, मतलब बहुत कम यूएस एम्बेसडर्स होते हैं जो इंटरफेयर नहीं करते, इन्होंने किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं की। ठीक है, चले सैर हासिल इस पर गुफ्तगू हुई। एक सवाल अभी बाकी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सेठी साहब, मुज़ाकरात का तीसरा दौर जाने कब होगा और उसमें रिटर्न में क्या दिया जाएगा, लेकिन आपने जैसे कहा कि बुशरा बीबी के कहीं और मुज़ाकरात हो रहे हैं या बातचीत चल रही है, उसको वहीं होना चाहिए। 13 जनवरी को अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला आने जा रहा है और उसमें ये भी स्पेकुलेट किया जा रहा है कि ज़ाहिर है बुशरा बीबी भी उसमें है इन्वॉल्व, तो उनको सज़ा भी हो सकती है। क्या सज़ा के अलावा कोई सरप्राइज़ भी मिल सकता है बरियत की सूरत में? देखिए, बुशरा बीबी और इमरान खान, पता नहीं कैसे ये केस हैंडल किया गया है। बात यह है कि जस्टिस साकिब निसार साहब की एक जजमेंट है कि जो भी फैसला हुकूमत करती है वो कैबिनेट का फैसला होता है, प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता। इट इज़ गवर्नमेंट बाय कैबिनेट, नॉट गवर्नमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर। अब वो फैसला बरकरार है। अगर आप इस फैसले के अंदर आप इमरान खान को सज़ा देते हैं और बाकी कैबिनेट को नहीं देते, और उस कैबिनेट के कुछ लोग इस कैबिनेट में भी हैं या उसके बाद में भी रहे हैं, तो मतलब समझ नहीं आती ये कैसे करेंगे। अच्छा, तो मेरा ख्याल है इस केस के अंदर बड़े प्रॉब्लम्स हैं। मगर उसके बावजूद मैं अपने व्यूअर्स को एक बात कहूँगा कि अगले 2 दिन टेलीविज़न को गौर से देखिए, टेलीविज़न स्क्रीन्स को देखते जाएं। अच्छा, अगर टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर इस केस के बारे में तफसीलात
आपको आनी शुरू हो गई कि ये हुआ और वो हुआ और ये हुआ और वो हुआ, तो फिर आप समझिएगा कि माहौल तैयार किया जा रहा है अच्छा कि सज़ा होगी। हाँ, मेथड टू मैडनेस कि सज़ा होगी। अच्छा, लेकिन इसमें तो कैबिनेट को उन्होंने बाईपास किया ना, एक लिफाफे के अंदर, बंद लिफाफे के हाँ, अंदर। तो कैबिनेट ने अप्रूवल दी है ना कि जी हाँ, उन्होंने कहा जी, कैबिनेट ने कह दिया कि ठीक है हम नहीं देखते, आप अप्रूव्ड। अब कैबिनेट को कैसे आप ये सिर्फ खान साहब के ऊपर कैसे करेंगे आप? तो ये कर तो देंगे, ठीक है, हो तो जाएगा, मगर आई थिंक जब ऊपर जाएगा तो बड़े मसले होंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। इसके लिए मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस है जिसका आप हवाला दे रहे हैं साकिब निसार साहब का। चलें, आने वाले 2 दिन बहुत अहम, और इसमें स्क्रीन्स पर नजरें जमा कर रखें। आपको हिंट मिल जाएगा कि 13 तारीख को फैसला क्या आने जा रहा है, मुल्तवी होगा या नहीं, इस बारे में मुझे तो पता है, मगर मैं आप कह नहीं सकता। आप कहेंगे आपको कैसे पता है? आपको जज है कि आपको पता अंदर क्या हो रहा है? हाँ, तो फिर वो कंटेम्प्ट हो जाएगा। हाँ जी, इसलिए बेहतर ये है कि आप स्क्रीन पे देखते जाएं, तो आपको पता चल जाए। बात करने का ये भी एक अनोखा तरीका है, और ये है सटल वे अपनी बात कहने का। तो सवाल जो किए हैं सेठी साहब के व्यूवर्स ने, अब है उनकी बारी, और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल शामिल करें। साजिद सऊदी अरब से ये कहते हैं कि 9 मई जो है वो कराया एजेंसियों ने, तो अगर एजेंसी ने कराया तो जो जिन्होंने 9 मई को मुलव्वस अफराद थे, जब उनको सजाएं दी तो ये इन्होंने चीखे क्यों? जब उन्होंने रिहा किया फिर इन्होंने उनको हार क्यों पहनाए? अगर वो एजेंसी को बंदे हैं तो उन्होंने फिर हार क्यों पहनाते फिर रहे हैं उनको? इसको हम किस तनाज़र में सर देखें? सही कह रहे हैं, और मैं क्या कहूँ, अगर उन्होंने किया है तो उनको फिर हार पहनाएं, अगर नहीं किया तो हार क्यों पहनाएं? तो एक तरफ ये कहना कि जाए, दूसरी तरफ अपने लोगों को हार पहनाना। बात आप सही कह रहे हैं, मैं कैसे आपसे एग्री ना करूं। यस, यू आर राइट। अच्छा, अगला जो सवाल है ये बहुत डायरेक्ट है। यास्मीन सलीम साहिबा मैरीलैंड से। सेठी साहब, अल्लाह का वास्ता आपको, आप अगर दोस्त हैं इमरान खान के तो फ़ौरन ख़त्म कर दें। ऐसे सेल्फिश आदमी के साथ आपकी कैसे दोस्ती है? मैं दोस्ती ख़त्म करूं इमरान खान से? उन्होंने की हुई है मेरे से पहले ही ख़त्म, तो मैं कैसे बाद में ख़त्म करूं उनके साथ? खान साहब ने दोस्ती बंद कर दी थी। अब मेरी उम्मीद है कि एक वक्त आएगा फिर दोस्ती हो जाएगी, मगर वो वक्त कहाँ है और कब है मैं नहीं कह सकता। खान साहब नाराज़ हो जाते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर। इतने बड़े लीडर होकर छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं। और बाय द वे, खान साहब ने किसकी धज्जियाँ नहीं उड़ाई? खान साहब तो किसी को माफ़ ही नहीं करते। जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की मिसाल है सामने, और 35 बड़े भी लोगों आपको की याद मिसालें होगा। हैं जी, बड़े लोगों की मिसालें हैं। अब है मुत्तहिदा अरब अमारात से अहमद। उन्होंने कहा कि वेस्ट में राइट विंग की रिसर्जेंस हो रही है, उसके पीछे शायद वजह यह है कि हुकूमतें जो है उन्होंने फंडिंग बंद कर दी है, वो जो पहले आज़ादी राय के लिए जो NGOs थे। तो इसकी वजह क्या ये भी नहीं है कि जिन ममालिक में इकॉनमी नीचे की तरफ जा रही होती हैं तो उनमें अमूमन ये पॉपुलिज्म और फैशिस्ट रजीम जो है वो उभरती हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इटली में हुआ, जर्मनी में हुआ, गालिबन युगांडा में भी ऐसे ही हो चुका है। तो क्या ये वजूहत नहीं है उसकी राइट विंग रिसर्जेंस की? देखिए, ये फंडिंग का तो इशू नहीं है। इशू बेसिक फंडिंग चल रही थी। इशू ये है कि आपने कहा कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, आम लोगों को मुश्किलात का सामना है, इसलिए एक बैकलैश आई है अगेंस्ट लिबर्टेरियन या लिबरल गवर्नमेंट्स। देखिए, ये एक हद तक तो सही है कि अगर इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हो तो गवर्नमेंट्स चेंज हो जाती हैं, और अगर लिबरल गवर्नमेंट है तो इलिबरल गवर्नमेंट आ जाती है। तो ये तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। मगर ये जो राइट विंग स्विंग हो रही है ना, इसका इतना इकोनॉमिक्स के साथ तल्लुक़ नहीं है। इसका, मेरा ख्याल है, इसका तल्लुक़ है विद ग्लोबल मूवमेंट्स। अब ग्लोबल मूवमेंट्स क्या हैं? अमेरिकन इंपीरियलिज़म, ब्रिटिश इंपीरियलिज़म, इन्होंने जिस किस्म की कॉलोनीज़ को तबाह किया है और वहाँ से जो माइग्रेशंस हुई हैं, अब वो माइग्रेशंस जो हैं वो यूरोप पहुँच गई हैं, अमेरिका पहुँच रही हैं, और वो उनको असाइलम देना पड़ रहा है, उनको अकोमोडेट करना पड़ रहा है। ये लिबरल डेमोक्रेसीज़ थी, इनके असाइलम के इन्होंने बड़ी लिबरल किस्म की पॉलिसीज़ रखी हुई थी। तो लाखों की तादाद में लोग यूरोप पहुंच गए हैं और उनको असाइलम मिल गया है, और वहाँ की जो इकॉनमीज़ हैं उनके ऊपर बड़ा बोझ पड़ गया है। ये नहीं कि चीप लेबर मिल गई है उनको, उनकी जो सारी हेल्थ और इंश्योरेंस और जो वेलफेयर इकॉनमीज़ थी उनके ऊपर बड़ा बोझ पड़ गया। इसीलिए सबसे बड़ा इशू यूके में यही ब्रेक्सिट का जो निकलना था वो यही था कि ईस्टर्न यूरोप के लोग आ गए हैं यूके के अंदर, और आके नेशनल हेल्थ स्कीम जो है उनकी NHS, उसके ऊपर बोझ पड़ गया बिकॉज वो फ्री है। और फिर अभी मैं आपको बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट कि कनाडा के अंदर
बहुत से पहले एक ज़माने में 5 साल पहले या 10 साल पहले कनाडा की जो इमिग्रेशन थी, बड़े हाई लेवल के लोग वो रखते थे, हाईली स्किल्ड एंड हाई लोग आते थे साउथ ईस्ट एशिया से, जापान से, साउथ कोरिया से, इधर उधर से, वियतनाम से, एंड साइंटिस्ट से, इस किस्म के लोग। अब कुछ अरसे से मीडियम लेवल के लोग आने शुरू हो गए हैं वहाँ, और उनमें से बहुत से लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इधर उधर से जो जा रहे हैं, दे आर नॉट ऑफ द सेम हाई कैलिबर कि वो कैनेडियन इकोनॉमी के अंदर सस्टेनेंस उसको कंट्रीब्यूट कर सकें। इसीलिए अब बहुत से लोग यहाँ से जा रहे हैं, कहते हैं वहाँ तो जॉब ही नहीं मिलती, तो वो करते क्या है कि वो डोल पे चले जाते हैं। डोल से मुराद ये कुछ भी नहीं करते और जाके मंथली चेक ले लेते हैं रियासत से, और जिसके साथ वो सर्वाइव करते हैं। तो ये अब एक बोझ बनता जा रहा है। तो इमिग्रेशन इज़ बिकम अ वेरी बिग इशू, और उस इमिग्रेशन के अंदर क्योंकि हमले हुए थे मुसलमान मुल्कों के ऊपर, और वहाँ से लोग जो हैं वहाँ से भागे और माइग्रेंट्स निकले, वेदर दे आर सीरियंस और वेदर दे आर टर्क्स और वेदर दे आर लिबियंस और वेदर दे आर इथोपियंस और वेदर दे आर पाकिस्तानीज। तो that has created a new dimension in the economies of these countries. इसीलिए immigration has become a very big issue. और ये white supremacy, this has become a very big issue. Racism फिर से, fascism की फिर से बात शुरू हो गई है. And I think all that has to do with immigration. Immigration policies इतनी liberal थी कि इस किस्म के वहाँ लोग पहुँच गए हैं ये गरीब मुल्कों से कि वहाँ बोझ बहुत सख्त पड़ गया है, और इसलिए बैकलैश आ रही है वहाँ से. दैट इज़ दी एसेंस इन माई व्यू ऑफ मोस्ट ऑफ दिस राइट विंग स्विंग जो हो रही है वहाँ. ठीक है, अब आपके जो मज़ीद सवाल है वो एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम का हिस्सा. सेठी से सवाल में खुशामदीद. अगले सवाल से पहले आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी, मैं कहना चाह रहा था कि पिछले सवाल में कि मैं कह रहा था इमिग्रेशन इज़ अ बिग फैक्टर इन दिस राइट विंग, मगर इसके अलावा भी देयर इज़ अनदर फैक्टर एंड दैट इज़ जिहादी इस्लाम. वो भी एक बहुत बड़ा 9/11 के बाद बहुत बड़ा इशू रहा है, और ये जो इस्लामोफोबिया हो रहा है, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट बैकलैश, बिकॉज अनलाइक अदर रिलीजन्स इस्लाम जो लोग प्रोफेस करते हैं दैट वी आर इस्लामिक, ये सारी इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक लिबरेशन, सेक्टेरियन वॉरफेयर, ये सब कुछ जो है इसका भी इम्पैक्ट हुआ है. बहुत से लोग वेस्टर्न मुल्कों से उठ के इन एरियाज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में चले गए, फिर वहाँ से लड़ झगड़ के वापस आए, फिर अभी भी बहुत कड़ी नज़र से मॉस्क्स और इस किस्म की जो इस्लामिक इदारे हैं उनके ऊपर कड़ी नज़रें हैं. तो इसलिए वो भी एक इनको फियर है, खौफ है, इस्लाम से डरते हैं. और फिर तारीख़ है पूरी एक इस्लाम की और क्रिश्चियनिटी की कॉन्फ्लिक्ट की, क्रूसेड से लेके द कॉन्क्वेस्ट ऑफ यूरोप बाय द फोर्सेस ऑफ इस्लाम, पॉलिटिकल इस्लाम. तो एक तारीख़ भी है, और फिर अभी पुरानी तारीख़ है, और इस अब लेटेस्ट तारीख़ में भी यही है कि देयर हैज़ बीन एन अटैक, काउंटर अटैक टू द अटैक बाय द वेस्ट ऑन इस्लामिक नेशंस एंड इस्लामिक पीपल्स. इस्लामिक जिहाद्स हैव रिजन, जिसकी वजह से एक बैकलैश आई है. और ज़ाहिर है उन्होंने पेंट किया है वेस्टर्न मीडिया ने अपने लोगों के लिए कि ये जो हैं दे इग्नोरेंट बारबेरियंस, इस किस्म की पूरी एक वोकैबुलरी बनाई है उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए और लोगों को उसके ख़िलाफ़ करने के लिए. सो ये जो वाइट सुप्रेमेसी है, दिस इज़ ये, और रेसिज्म है, और इस्लामोफोबिया है, और एंटी इमिग्रेशन, ये सब कुछ मिला हुआ है. ये एक पूरा एक पाउडर केक बन गया, जिसकी वजह से अब आप बहुत सी पॉपुलेशंस जो हैं वो ख़िलाफ़ हो रही है. और जिस सारा माइग्रेशंस भी जो हुई हैं दे आर फ्रॉम दोज मुस्लिम कंट्रीज़ जहाँ काफ़ी डिस्टेबलाइजेशन हुई है, सिविल वॉर्स हुए हैं, और वहाँ से लोग निकाले गए हैं या भागे हैं वहाँ से. ठीक है, अगला सवाल कराची से अली. सेठ साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप की आपस की अंडरस्टैंडिंग कैसी है? डोनाल्ड ट्रंप और MBS की बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है बिकॉज ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप्स. और वैसे MBS जो है वो तो हर अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ काम करेंगे, उनके मफाद में है. वो जिस तरीके से सऊदी अरेबिया को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं उसके लिए उन्हें वेस्टर्न सपोर्ट की ज़रूरत है. उनके सारे रिज़र्व्स जो हैं, पैसे जो हैं, वो भी वेस्ट में हैं, और वो ऑयल भी जो है ज़्यादातर वेस्ट को बेचते हैं. सो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेक्सस, ऑर्गेनिक किस्म का नेक्सस. एंड इसीलिए UAE, सऊदी अरेबिया, इनके जो रूलर्स हैं दे आर वेरी क्लोजली टाइड इन. अब पर्सनल रिलेशनशिप्स बड़ी मैटर करती हैं. अमेरिकन को स्पेशली पर्सनल रिलेशनशिप्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. ब्रिटिश के साथ पर्सनल रिलेशनशिप्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट. अमेरिकन जो हैं वो खुले डुले किस्म के लोग हैं, और वो पर्सनल रिलेशनशिप्स कायम करते हैं, और वहाँ थोड़ी बहुत नेटवर्किंग भी काम करती है. थोड़े बहुत हम जैसे लोग हैं कि सफारशी और नेटवर्किंग और
तो ये अनलाइक द ब्रिटिश नहीं करते ये। तो MBS और डोनाल्ड ट्रंप उनके बेटे के साथ है रिलेशनशिप, और आप देखेंगे वो ऑलरेडी वहाँ से दौरे होने शुरू हो गए हैं टू सऊदी अरेबिया, उनके सन इन लॉ एंड सो ऑन। तो जैरेड कुशनर की मैं बात कर रहा हूँ, तो लोगों के नेटवर्क बनाया हुआ है, पर्सनल रिलेशनशिप बनाई हुई हैं। और तो बाकायदा माजी में फ़ैन भी थे MBS, और ब्रोमांस कहा जा रहा है कि दोनों के दरमियान चल रहा है। बहरहाल अगला सवाल करीम नवाज DG खान से। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की क्या तरीका है? हमने तो अपने बड़ों से यही सुना हुआ है कि तारीख बता दी है कि पीपल्स पार्टी धोखा किसी टाइम भी धोखा दे सकती है, इस पर एतबार करना बड़ा मुश्किल है, चाहे वो बेनज़ीर के दौर में भी हो। लेकिन मुस्लिम लीग ऐसा नहीं करती। क्या ये सच है सर जी? कुछ इसके बारे में कुछ डिटेल बताएं सर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आपको थोड़ी तारीख से सुना देते हैं। 1988 में जब आई, पहले तो खैर जो पीपल्स पार्टी के साथ रियासत ने किया है उसको तो छुपाने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादतियाँ की हैं पीपल्स पार्टी के साथ, और उसके बाद उसके बंदे मार दिए, ये हो गया वो हो गया। अब 88 में बेनज़ीर आई और उसको नून लीग ने मिल के एस्टैब्लिशमेंट के साथ साजिश करके निकाल दिया। इट वॉज अ कंस्पिरेसी, फुल स्टॉप। तो पीपल्स पार्टी क्या करती है? MQM मिल गई जनरल बेग के साथ, जनरल बेग मिल गए जनरल हमीद गुल के साथ, जनरल हमीद गुल, जनरल बेग और MQM ने भाई साहब ने मिल के पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की छुट्टी करा दी। मिडनाइट जैकॉल्स हो गया, पता नहीं क्या क्या हुआ। उसके बाद फिर 96 में फिर पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया, 2 साल के बाद उनकी छुट्टी करा दी एंड सो ऑन, और उसमें भी एस्टैब्लिशमेंट का रोल था। तो पीपल्स पार्टी तो मेरा ख्याल है मार खाती रही है, उसके बावजूद वो सरवाइव कर गई, मगर उसका फ़र्क तो पड़ा। पहले वो नेशनल पार्टी थी, अब वो रीजनल पार्टी रह गई है, और वह एक बेस रह गया उनका, और वो बड़ी जेलसली उसको गार्ड कर रहे हैं। फिर आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो नून लीग वाले काले कोट पहन के पहुँच गए थे मेमो गेट के ऊपर। तो मतलब ये है कि नून लीग ने जब भी मौका मिला तो उन्होंने छोड़ा नहीं किसी को। तो ये आप ना कहें कि नून लीग बड़ी इनोसेंट है, नून लीग के भी बड़े गुनाह हैं। वो और बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने पिछले जब से ये उनके साथ जब से हाथ हुआ, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा, और वो बिल्कुल सही रास्ते पे चल पड़े, और उन्हें बहुत एहसास है इन बातों का। और अब मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है उन्हें चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बैठ के जो भी बात करनी हो वो करें। मियां नवाज शरीफ साहब ऐसे लीडर हैं जो कि बिल्कुल अब किसी को बिट्रे नहीं करेंगे, किसी के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। आई थिंक ही रियलाइजेज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सिविल सुप्रीमेसी। उनके साथ भी 2-3 दफ़ा हाथ हुआ है, मगर उनके साथ पीपल्स पार्टी ने हाथ नहीं किया, उनके साथ एस्टैब्लिशमेंट ने हाथ किया था। हालांकि पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग ने भी हाथ किया है। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को किसने सबसे पहले डिफेक्ट किया? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मेमो गेट के ऊपर छुट्टी होगी ना, सबसे पहले नून लीग ने किया। एब्सोल्युटली। ओके, ठीक है। अब अगला सवाल कोयटा से अजीज साहब। सिटी साहब की अब तक कितनी किताबें शाया हुई है और कौन सी मौज़ूआत पर शाया हुई है? सिटी साहब बायोग्राफी लिखने के हवाले से हमेशा ये उज़र पेश करते हैं कि जो बातें मैं लिखना चाहता हूँ वो तमाम बातें मैं नहीं लिख सकता। तो क्या ये मुनासिब नहीं है कि जितनी बातें लिखी जा सकती है उतनी ही लिखी जाए? फ्राइडे टाइम्स में सिटी साहब उसका एडिटोरियल नहीं लिख रहे आजकल, तो क्या इन्होंने इस सिलसिले को मुस्तकिल खैर बात कह दिया है या मुस्तकबिल में इरादा है? मैंने फ्राइडे टाइम्स में लिखना बंद कर दिया था। इमरान खान की गवर्नमेंट जब गिरी उसके बाद मैंने बंद कर दिया बिल्कुल, और मैंने इसलिए किया, मैं थक गया हूँ, मैंने कलम तोड़ दिया। आपको पता है मैंने अपने सारे इदारे जब इकट्ठे किए और मैंने वो शाया किया है, और उसको मैं एडिट कर रहा था, 5 किताबें बन गई। किसी वक्त देखिएगा, पूरी एक तारीख़ है 1988 ऑनवर्ड्स टिल द फॉल ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट। मुशर्रफ का ज़माना, बेनज़ीर की 2 हुकूमतें, नवाज शरीफ की 2 हुकूमतें, और फिर इमरान खान साहब की। तो मतलब है कि लाखों की तादाद में मैंने लिखा है, और अगर आप पढ़ेंगे तो वो एक पूरी तारीख़ है इस मुल्क की, क्या हुआ, किसने कौन सी गलती की, किसने किसके साथ धोखा किया, किसने क्या किया। मगर अब थक गया हूँ मैं ऑनेस्टली। मुझे लगता है ऐसे है कि वही बातें फिर से चल रही हैं, कोई सीखता नहीं है, हम भी वही बातें कर कर के थक गए हैं। तो अब मैंने सोचा अब छोड़ें इस बात को। अगर कोई बातें करनी है तो इनफॉर्मली इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके बात की जाए। और पहले मैंने अंग्रेज़ी में लिखता था, फिर मैंने उर्दू में भी उसका तर्जमा करके लोगों ने कहा जी उर्दू में भी होना चाहिए, वो भी फिर हमने शाया करना शुरू कर दिया। फिर वो भी तकलीफ़ होनी शुरू हो गई। अंग्रेज़ी में इतनी तकलीफ़ नहीं होती थी लोगों को, उर्दू में बड़ी तकलीफ़ होती थी। फिर वो अखबारों ने उर्दू में बंद कर दिया, नहीं जी नहीं, ये नहीं छप सकता। और मैंने कहा यार फ़ायदा क्या है इस चीज़ का। तो अब बात ये है जी कि बहुत कुछ हो गया है। अब आप कहते हैं कि जी अपनी किताब, तो अब मैं किताब क्या लिखूँगा? किताब में लिखूँगा सारी बातें तो किताब छाया हो जाएगी। किताब के बाद फिर क्या होगा?
तो चलें, कुछ लिख के चले जाएंगे, शायद उसके बाद कुछ हो जाए। लिखना तो है ज़रूर, कुछ लिख भी रहा हूँ। अब क्या शाया होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा उसका, जब वक्त आएगा देखा जाएगा। लेकिन इरादा है आपका लिखने नहीं, का? मैं लिख रहा हूँ, अच्छा, मैं लिख रहा हूँ। चलें, देखा जाएगा आगे क्या होता है। कोयटा से आपने बड़ा अच्छा सवाल किया अजीज साहब, आपको जवाब मिल गया। कम से कम इंतज़ार के सेठी साहब की बायोग्राफी सामने आए और वो भी इंकशाफात जो अभी तक पब्लिक नहीं हो सके वो सब पढ़े। मुस्तकबिल में तो कम से कम हवाला दिया जाएगा कि माजी में ऐसा लिखा गया। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें।